Hello everyone, my name is Asad Ali and you're watching Scientist Academy. So today we are going to discuss lecture 4 on kinematics and this is second part of this section. So today we are going to discuss derivatives in kinematics. So let's start. Okay, तो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन एंड डेरिवेटिव। आपको पता है कि फंक्शंस और डेरिवेटिव्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एफएससी की कैलकुलस के सब्जेक्ट में, और आपको पता है कि डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैलकुलस में। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, जिसको हम y भी कहते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है और आपको अच्छे से पता है कि इस शक्ल में अगर फंक्शन को लिखें तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, सो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट अगर आप चेंज करते हैं, यानी अगर आप इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, एफ ऑफ एक्स के अंदर आर्ग्यूमेंट को चेंज करते हो, तो इस पूरे फंक्शन में हाउ फास्टली चेंज आएगा, हाउ फास्ट चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको कैलकुलेट करने का नाम डेरिवेटिव कहलाएगा। सो डेरिवेटिव आपको ये बताएगा कि हाउ फास्ट अ फंक्शन चेंजेस व्हेन इट्स आर्गुमेंट इज चेंज, यानी फंक्शन के आर्गुमेंट की वैल्यू बदलने से फंक्शन कितनी तेजी से बदलता है, वो बेसिकली उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब याद रखें कि एफ जो है एक मशीन की तरह, आपको पता है कि हम फंक्शन को इसी तरह समझते थे, एक बॉक्स था, बॉक्स को आप एक फंक्शन समझ सकते हैं, एफ को आप एक फंक्शन समझ सकते हैं, और अगर इस मशीन के अंदर आप कोई चीज़ इनपुट देते हैं एक्स की शक्ल में, तो ये आपको एफ ऑफ एक्स दे देता है आउटपुट की शक्ल में। तो आप फंक्शन को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। तो अब डेरिवेटिव क्या करेगा, अगर इस मशीन में आप कोई चीज़ अंदर एन करते हैं और उसकी वैल्यू चेंज करके एन करते हैं, तो आउटपुट में कितनी फास्टली चेंज आएगा, इसका ताल्लुक बेसिकली डेरिवेटिव से है। ठीक है, चेंज से, रेट ऑफ चेंज से। ओके, तो अब ये एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हम नॉर्मली फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लिखते हैं या जी ऑफ वाई लिखते हैं, एच ऑफ टी लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरह फंक्शन को लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन फिजिक्स डिस्प्लेसमेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और डिस्प्लेसमेंट जो है फंक्शन है टाइम का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स ऑफ टी जो है ये भी एक फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज अ फंक्शन। यानी ये फंक्शन ये बताता है कि व्हाट इज द पोजीशन, द displacement or position of a body is displacement or position of a body at a particular instant of time। एक खास टाइम में x की क्या वैल्यू है, वो बेसिकली मतलब x आपको ये बताएगा कि एक खास टाइम में एक पार्टिकल कहाँ पे है। ठीक है, सो ये बेसिकली डेरिवेटिव। और आपको याद है डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम बात करते हैं। ठीक है, सो यानी कि अगर आपके पास एक्स एक्सेस में टाइम है, टाइम एक्सेस है, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेस है। ठीक है, तो शुरू में फर्स्ट करो पार्टिकल इस टाइम पे यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे था, और थोड़ी देर के बाद उसने डेल्टा टी टाइम चेंज किया, यानी डेल्टा टी टाइम के बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज की और वो यहाँ पे आ गया। तो अब जब वो यहाँ पे आएगा तो इसने एक खास डिस्प्लेसमेंट कवर किया है खास टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट
को टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोवाइडेड दैट time is taken to be very small, time interval is taken to be very small, means limit delta t goes to 0। और आपको कैलकुलस के नॉलेज से पता है कि ये बेसिकली डेरिवेटिव है, इसको लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है। ठीक है, सो डी एक्स बाई डी टी क्या चीज़ है, ये डी एक्स बाई डी टी बेसिकली वी इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, वी इंस्टेंटेनियस। और आपको पता है कि डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर होगा द वैल्यू ऑफ एक्स एट लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस वैल्यू ऑफ एक्स एट अर्लियर टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, बट शर्त ये कि लिमिट जो है वो डेल्टा टी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, अप्रोचेस टू ज़ीरो होनी चाहिए। सो ये बेसिकली डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव यहाँ इस ग्राफ पे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है ये बेसिकली इस कर्व का इस इंटरवल पे स्लोप है, इसी स्लोप को बेसिकली डेरिवेटिव कहते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर जो कर्व का जो स्लोप है, कर्व जहां पे भी आप ले रहे हैं, वो अलग बात है कि यहाँ कर्व फ्लैट नहीं है, बट जिन भी दो इंटरवल्स के बीच में आप कर्व का बिहेवियर चेक करते हैं कि वो कर्व का डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो आपको उस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होगा वो आपको स्लोप देगा। ठीक है, सो ये आपको स्लोप देगा। ओके, सो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, फर्ज करो आपके पास कोई सिंपल सा फंक्शन है, लेट से एक्स ऑफ टी है, टी स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू एट ए लेटर टाइम मीन्स टी प्लस डेल्टा टी पे क्या होगा, सिंपली टी प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बताएं यहाँ से डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, एक्स ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स ऑफ टी। सो इनकी और इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें। ठीक है, तो आपको डेल्टा एक्स मिलेगा टी प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी मीन्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, खोल देना इस फार्मूले को, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर। सिंपली इसको आप कैंसिल कर दें इससे। ठीक है, और आप यहाँ से डेल्टा एक्स को लिखें, इसमें और इसमें डेल्टा टी कॉमन है तो डेल्टा टी ले लें, तो यहाँ बनेगा डेल्टा टी प्लस 2t। अब आप इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो गया। सिंपली अब आप क्या करेंगे, इसका लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट लेंगे, तो डी एक्स बाय डी टी जो है वो बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, जो कि बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो डेल्टा टी प्लस 2t। सो सिंपली ओके, सो ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 2t आना चाहिए। ठीक है, सो ये आना चाहिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि इसको आप ज़ीरो कर देंगे तो आपको ये डेरिवेटिव मिल जाएगा, यानी डी एक्स बाय डी टी मिल जाएगा जो कि 2t के बराबर। तो ये आपके सामने मैं ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ। ठीक है, इस तरह आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये बेसिकली आपने क्या निकाला, वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी। आपने क्या निकाल दिया, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह आप डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले सकते हैं,
ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। और ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रूल है जिसे पावर रूल कहते हैं, पावर रूल, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो टाइम t पे डिपेंड करता है और टाइम की पावर n है, तो आप इसका अगर डेरिवेटिव ले लेंगे dt by dx by dt, तो पावर जो है वो इसका कॉफिशिएंट बन जाएगा और जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक लेस हो जाएगी। एंड उसके बाद अगेन आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बनेगा डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो ये डिराइव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सो आप खुद इसको डिराइव कर सकते हैं और ये ऑलरेडी एफएसए की बुक्स में किया हुआ है। सो दिस इज़ पावर रूल, ठीक है, सो इसको आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सो अब हम ऐसा करते हैं, डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर। और आपको याद है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशंस v is equal to v naught plus at, this is first equation of motion। second भी आपको याद है, x is equal to x naught plus v naught t plus half at square। similarly you have third equation 2ax is equal to 2ax naught plus v square minus v naught square, ठीक है। तो हम और आपको पता है यहाँ पे ये डिफाइंड होती है एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है, कंडीशन ये है कि ए शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो आप जरा एक सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें, टेक d बाई डी टी ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये आपको क्या देगा, dx डिवाइड बाई टी टी इज इक्वल टू dx नॉट डिवाइडेड बाई डी टी, जो कि 0 है क्योंकि x नॉट इनिशियल पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0 है, वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस v नॉट भी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये dt बाई डी टी हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन वैसे भी कांस्टेंट लिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सिचुएशन है, तो यहाँ बनेगा d बाई डी टी ऑफ टी। तो dx बाई डी टी क्या चीज़ है? वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये 0 हो गया, दिस वुड बी 1, तो ये भी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया था जो कि 2t है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2t, 2 कैंसिल हो गए, सो यू आर लेफ्ट विद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। तो ये क्या चीज़ है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ये इंश्योर करेगी कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। वी की जगह आप v ऑफ t लिख सकते हैं क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन वैसे भी कांस्टेंट है। सो नाउ इफ यू टेक द डेरिवेटिव, तो ये इसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0 होगा, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यू हैव टू ब्रिंग इट आउट फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑपरेटर, ये 1 हो जाएगा। सो dv बाय dt आपको क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन, ये इटसेल्फ कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन इक्वेशन ऑफ मोशंस काइनेमेटिक्स में, ठीक है। सो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो सेकंड और थर्ड डायमेंशन में भी, ओके। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि आपको पता है कि आप जब किसी सर्टेन हाइट से किसी स्टोन को गिरा देते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो v नॉट 0 होती है एंड देन इट गोज डाउन एंड दैट बेसिकली ओबेज दिस इक्वेशन हाफ जी टी स्क्वायर। सो ये वेलोसिटी जो है वो हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर है अकॉर्डिंग टू नॉट v लिखेंगे बल्कि इधर x लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, एंड वेलोसिटी वुड बी अंडर रूट 2g x अंडर द रूट, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला है इंस्टेंटेनियस और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है। तो आपने यहाँ देखा है कि जो g की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है
9.8 मीटर्स पर सेकंड, एंड ये उसी वक्त कांस्टेंट होगी जब आप ज़मीन के बहुत करीब होंगे, यानी कि इफ़ दिस इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज़ हाइट, so height is very less than radius, then g is approximately equal to 9.8, यानी कांस्टेंट होता है। अदरवाइज ये एल्टीट्यूड के साथ साथ चेंज होती है, एंड यू बेटर नो द फार्मूला विच इज g at any height h is equal to gm divided by r plus h whole square. this is no more a constant. so ऊपर से जब नीचे ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो g की वैल्यू जो है वो तो हम एज्यूम करते हैं कांस्टेंट है if the radius is very larger than the height of the object from the surface of earth, तो उस वक्त आप toward the center of earth g की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, g को, and if the object goes away from the earth it is taken negative. ठीक है, so ये चीज़ है, ठीक है। इसी तरह सही है, इसी तरह अगर आप आगे बढ़ें तो अगला है ये, यानी कि आप इस तरह भी कुछ लिख सकते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी अभी हमने कहा था v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो यहाँ पे ये जो v है ये बराबर था डी एक्स डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डी वी बाई डी टी जो है डी बाई डी टी ऑफ डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। सो दिस वुड बी dv by dt is equal to d square divided by dt square into x। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। सो इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं या रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। इसी तरह अगर आप पोजीशन और वेलोसिटी को 2D में लेते हैं, यानी मोशन प्लेन में हो रही है, लेट्स से प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेते हैं, लेट्स से आप कि एक ऑब्जेक्ट है जो 2D मोशन रखता है यहाँ से यूं, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा, यानी इंस्टेंटेनियस 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट, वो बराबर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वेक्टर नोटेशन में, वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स। तो एक्स और वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, क्योंकि इसकी मोशन के दौरान ना एक्स कांस्टेंट है ना वाई कांस्टेंट, क्योंकि इट्स इंस्टेंटेनियसली चेंजिंग विद टाइम, सो आर इज नो मोर अ कांस्टेंट, रादर इट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई डिपेंड्स ऑन टी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होगी, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हो डिस्प्लेसमेंट का, 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव आपको देगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी आई कैप और डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी इंटू जे कैप। सो नाउ द वेलोसिटी, वी वेक्टर को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी जो के बराबर होगी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, this is velocity along x-axis, यानी component of velocity along x-axis times ith cap plus component of velocity along y-axis with j cap, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते, ठीक हो गया। ओके, सो दिस इज इट फॉर द टुडेज लेक्चर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग, आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर प्लेस करते हैं तो फिर इट वुड बी मोर देन गुड, और मैं फिर ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स और क्वेरीज के आंसर्स भी दे सकूं। इफ़ यू फाइंड सम कंफ्यूजन तो मैं उसको डील कर सकूं कमेंट सेक्शन में। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सॉल्व करें तो इनके आंसर्स मुझसे ज़रूर शेयर करें। So question number 1 says apply the definition of derivative, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 जो पहले मैं समझा चुका हूँ उसका इस्तेमाल करना है।
टू कैलकुलेट डी बाई डी टी ऑफ टी 1 ओवर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, यानी आपको इसको ए बी इनिशियो मेथड से करना है, ठीक है। ए बी इनिशियो मेथड जो है वो इंतहाई प्रिलिमिनरी जो मेथड है डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करने का। सो इसको भी आप कैलकुलेट करें और फिर आप ये साबित करें कि साइन थीटा या साइन टी का अगर टी डेरिवेटिव लेते हैं तो ये कॉस टी के बराबर होता है, इसी तरह कॉस का लेते हैं तो माइनस साइन टी के बराबर होता है, ठीक है। सो आपने 0.4 और 3 का इस्तेमाल करना है प्रॉपरली, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत सिंपल है। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज that suppose the position of particle changes with respect to time according to this relation, यानी एक ये कोई सिस्टम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन जो है वो ये है ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस, देख सकते हैं अभी तक टी जो है वो बेसिकली टाइम है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके अलावा ये सी कांस्टेंट है, बी वन कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, ए टू ए वन ए नॉट कांस्टेंट है। तो आपने पार्ट ए में ये बताना है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए नॉट, ए वन, ए टू, बी नॉट, बी वन, सी, डी। इनके आपने आंसर्स बताने हैं कि इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है, आपने डायमेंशनल एनालिसिस को भी माइंड में रखना है और डेरिवेटिव्स भी देखना है और टी का ऑर्डर भी देखना है और साइन फंक्शन को भी देखना है कि इसका की डायमेंशन क्या होती है। उस हिसाब से आपने ए नॉट, ए वन, ए टू, बी नॉट, बी वन, सी एंड डी को फिगर आउट करना है कि इनका डायमेंशन क्या है। इसी तरह फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। सो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अपेरेंटली इट सीम्स लाइक दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज वी शैल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। यानी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सपोज दैट फर्स्ट करें एक फंक्शन है एफ ऑफ टी जो कि ये है, इसको आपने सेपरेबल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है जी ऑफ टी एच ऑफ टी का प्रोडक्ट में। तो आपने डेफिनेशन यूज़ करनी है ये इस फंक्शन की, यानी अगर आपका एक फंक्शन दो अलग फंक्शन के प्रोडक्ट से मिलके बना है और दोनों जो है जॉइंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल शेयर करते हैं, यानी पैरामीट्रिक है काइंड ऑफ, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और वो बेसिकली इसके बराबर होता है। ये भी हमें पता है फ्रॉम ए बी इनिशियो मेथड। If you don't remember this thing, then please consult the AB initio method. ठीक है। सो ये इसके बराबर। नाउ फिर आप इसको यूं लिख सकते हैं, कह रहे हैं ये भी आप खुद साबित कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, ओके। और फिर आपने यही काम फिर एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी के लिए भी करना है और उसके बाद ये साबित करना है कि डी एफ डिवाइड बाई डी टी बराबर है डी जी डिवाइड बाई डी टी टाइम्स एच प्लस जी इंटू डी एच डिवाइड बाई डी टी, सही है। इसी तरह आपने ये प्रूव करना है डी बाई डी टी ऑफ 1 ओवर जी माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर जी डी जी बाई डी टी के बराबर है। इसी तरह थर्ड प्रॉब्लम में डी बाई डी टी ऑफ एफ डिवाइड बाई जी जो है वो माइनस एफ ओवर जी स्क्वायर इंटू डी जी बाई डी टी प्लस हाफ 1 बाई जी इंटू डी एफ बाई डी टी के बराबर। So thanks for watching this video. Must like, share and subscribe my channel and please promote this channel by sharing these videos with your physics fellows and उन लोगों के लिए कि जो properly English में video lectures देखना बहुत मुश्किल समझते हैं, जिनको समझ में नहीं आती। So for the sake of conceptual clarity and ईजीनेस आप इन लेक्चर सीरीज़ को, इस चैनल को आप प्रमोट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन आई एम सेइंग एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो।